हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी ने लास्ट क्लास को देखा होगा, लेक्चर 1 जो था हमारा एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का, ये जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था, एग्रीकल्चर फाइनेंस किसे कहते हैं, कैसे काम करती है, ठीक है, एग्रीकल्चर से कैसे ये रिलेटेड है, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज का जो हम लेक्चर कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा क्रेडिट्स किसे कहते हैं, वो पढ़ेंगे। क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, उसका मीन्स, उसका डेफिनेशन, और जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है हमारे क्रेडिट को, पर्पस, सिक्योरिटी, लेंडर एंड बोरोवर, ये हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो हमारे 2 लेक्चर में कवर होंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्लासिफिकेशन से। क्लियर? तो चलिए बिना लेट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ क्रेडिट टॉपिक से। ठीक है, क्रेडिट आप सभी को पता है क्रेडिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है कि जो भी आपका पैसा है, ठीक है, आप लोन जो ले रहे हो, सिंपल सी मीनिंग है, तो क्रेडिट को आप लोन भी बोल सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक लोन ही होता है। तो द वर्ड क्रेडिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, किस वर्ड से डिराइव हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रेडिट वर्ड जो है वो हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, वर्ड इज क्रेडो, क्रेडो से डिराइव हुआ है, विच मीन्स आई बिलीव। ठीक है, आप जब क्रेडिट लेते हो, बैंक से लेते हो या फिर आप किसी मनी लेंडर से लेते हो, किसी भी आदमी से लेते हो, किसी भी आप फैमिली से ले सकते हो, किसी भी, ठीक है, तो उससे जब आप लेते हो तो उनका आप पे भरोसा रहता है, तभी वो आपको पैसा देते हैं। ठीक है, पैसा ऐसा चीज़ है कि जब तक आपको बिलीव नहीं होगा किसी पे, आप नहीं दे सकते हो उसको। ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब होता है आई बिलीव, मतलब उनको आप पे ट्रस्ट है तभी वो आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो जो क्रेडिट वर्ड है वो हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, वर्ड इज क्रेडो, जिसका मतलब होता है आई बिलीव। हेंस क्रेडिट इज बेस्ड अपॉन बिलीव, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ। ठीक है, आप जब पैसा किसी को दे रहे हो तो आपको उस पर बिलीव है, उस पर ट्रस्ट है, उस पर फेथ है, आपको कॉन्फिडेंस है, तभी आप उसको पैसा दे रहे हो। ठीक है, क्रेडिट इज अदरवाइज कॉल्ड एज लोन। ठीक है, क्रेडिट को हम अदरवाइज यानी कि अदर लैंग्वेज में हम इसको लोन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट का मोस्टली क्रेडिट वर्ड का हमारा डेफिनेशन था, या फिर क्रेडिट को डिराइव किया गया था। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है तो क्रेडिट या लोन इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पज ऑन सर्टेन कंडीशंस विथ सम इंटरेस्ट विच कैन बी रीपेड सूनर और लेटर। ठीक है, क्रेडिट को हम लोन भी कह रहे हैं। तो क्रेडिट जो है वो हमारा सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है। क्रेडिट में क्या कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, या पैसा ले रहे हो। तो आप क्रेडिट में क्या कर रहे हो कि आप पैसा दे रहे हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, जो कि आप क्या कर रहे हो, कुछ पर्पस यानी कुछ काम के लिए किसी को कोई अगर पैसा लेता है तो वो उसका कुछ पर्सनल काम होता है। ठीक है, वो कुछ पैसा से कुछ करेगा तभी वो पैसा लेता है। ठीक है, तो क्रेडिट जो है वो हमारा कुछ मनी है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जो आप ले रहे हो या दे रहे हो। ठीक है, वो किसी पर्पस के लिए किया जा रहा है और कुछ कंडीशन उसमें लगाया जाता है, या फिर आप कुछ इंटरेस्ट लेते हो। आप जब बैंक से भी लोन लेते हो तो आपको कितना % इंटरेस्ट देना पड़ता है, 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप लोन ले रहे हो। ठीक है, और अगर आप किसी मनी लेंडर से ले रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट मे बी डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि बैंक से ज़्यादा ही ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं मनी लेंडर्स वगैरह। ठीक है, तो उससे आपका नुकसान भी होता है फार्मर्स को, लेकिन उनके पास मजबूरी होता है उनसे लेने का, क्योंकि बैंक से अगर लोन लेना है तो हमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा प्रोसीजर रहता है जिसको किसान नहीं कर पाता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वो मनी लेंडर्स वगैरह से लेना ज़्यादा आसान पड़ता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लोन अगर आप ले रहे हो या फिर क्रेडिट ले रहे हो या दे रहे हो तो उसका कुछ कंडीशन होता है, कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, विच कैन बी रिपेड सूनर और लेटर, वो आपका रिपे कर देगा वो बाद में। ठीक है, मान लो मैं बैंक जाती हूँ, मुझे लोन लेना है, मान लो मुझे 2 लाख लेना है। ठीक है, तो 2 लाख लेना है तो बैंक मुझे बताएगा कि हाँ आपको 7% इंटरेस्ट देना होगा, इसके साथ आपको इतना ड्यूरेशन दिया जाएगा, इतना ड्यूरेशन में आपको वो जो आप पैसा लिए हो वो आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि उसको रीपे कर देंगे सूनर या लेटर, बाद में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गैल्ब्रेथ, क्रेडिट इज द टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ असेट फ्रॉम वन हु हैज टू अदर हु हैज नॉट।
यहाँ पे प्रोफेसर गैल्ब्रेथ ने क्रेडिट को इस तरीके से डिफाइन किया है कि ये क्या है कि ये टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ असेट्स हो रहा है। असेट्स का मतलब है कि आपके पास जो भी पूंजी है, ठीक है, असेट्स में मतलब जो आपके पास है, आपका जमीन हो सकता है, या फिर आपके पास पैसा हो सकता है, या फिर आपके पास कोई अपना लाइफ स्टॉक वगैरह हो सकता है, मतलब कि जो आपके पास है पूंजी एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो मतलब प्रोफेसर गैल्ब्रेथ ने डिफाइन किया है क्रेडिट को कि क्रेडिट जो होता है यानी कि मनी जो होता है वो एक तरीके का टेम्पररी ट्रांसफ़र होता है। कुछ समय के लिए आप उसको दे रहे हो, कुछ कंडीशन पे, कुछ इंटरेस्ट के साथ। जिसके पास है वो देता है, जिसके पास नहीं है वो लेता है, ठीक है। तो टेम्परेरी ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद वो सूनर और लेटर इंटरेस्ट के साथ लौटा देता है। वहीं यहाँ पे लिखा है कि जिसके पास है वो दे रहा है, और हु हैज़ नॉट यानी कि जिसके पास नहीं है वो लेता है और इंटरेस्ट के साथ फिर उसको बाद में चुकाता है, ठीक है। तो प्रोफेसर गैल्ब्रेथ ने इसको डिफाइन किया है इस तरीके से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर। क्रेडिट की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चर में पैसा का क्या महत्व है या फिर क्यों ज़रूरत पड़ा है। आपको पता है कि फार्मर्स हमेशा से गरीब रहा है, बहुत सारे रीजंस हैं, आप सभी जानते होंगे, इस पे चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है तो फार्मर्स को क्रेडिट का ज़रूरत इसीलिए पड़ता है ताकि वो अपना प्रोडक्शन कर सके मेन, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इनपुट्स इन ऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो हमारा बेसिक या क्रूशियल इनपुट होता है। सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए खेती करना है, एग्रीकल्चर में आना है, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत क्रूशियल या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, वो इनपुट्स होता है जो कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए ज़रूरी होता है। आप देखे होंगे कोई भी किसान जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है उसमें भी क्या होता है, पहले वो क्रेडिट यानी कि वो पैसा लगाता है गवर्नमेंट उस पर, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट वॉज प्राइवेट मनी लेंडर्स, ठीक है। बहुत सालों तक जो मनी लेंडर्स होते हैं गांव के मनी लेंडर्स यानी मनी जो पैसा जो देते हैं गांव के, वो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दिन तक एग्रीकल्चर में क्रेडिट देते रहे हैं, ठीक है। ये जो गांव के मुखिया वगैरह या फिर बड़े लोग जो होते हैं वही पैसा देते हैं किसानों को, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं, और लंबे समय से यही मतलब चलते आ रहा है, क्योंकि सरकार मतलब बैंक से लेना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। इसलिए किसान क्या करता है, डायरेक्ट मनी लेंडर से ले लेता है पैसा, जिसका उसको बहुत नुकसान भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। बट दिस सोर्स ऑफ क्रेडिट वॉज इनएडिक्वेट, हाईली एक्सपेंसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया। बट दिस सोर्स ऑफ क्रेडिट वॉज इनएडिक्वेट, मतलब कि जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसान को चुकाना पड़ता है, और वो अगर आप नहीं चुका पा रहे हो तो वो लोग आपके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, ठीक है। मतलब आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, आपका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर का यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया गया कि फार्मर्स आखिर कहाँ से लेते आ रहे हैं, मनी लेंडर से वो क्रेडिट लेते हैं, ठीक है, जिनका बहुत सारा नुकसान होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू कर्टेल दिस अ मल्टी एजेंसी अप्रोच कंसिस्टिंग ऑफ कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक क्रेडिट हैज बीन एडॉप्टेड टू प्रोवाइड चीपर, टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स, ठीक है। वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आ गया कोऑपरेटिव्स आ गया, कमर्शियल बैंक्स आ गया, रीजनल रूरल बैंक्स आ गया है, ठीक है, जो कि हमारा ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बहुत कम चीपर यानी कि कम इंटरेस्ट पे पैसा देने लगी, टाइमली देने लगी, ताकि जो हमारा फार्मर्स का जो प्रॉब्लम है जो उनको फेस करना पड़ रहा है वो थोड़ा सा प्रेशर उनका कम हो सके, ठीक है। तो ये हमारा बाद में लाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर फॉर। जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होता है यानी कि जो किसानों को पैसा चाहिए होता है वो किस किस कारण से चाहिए होता है, मतलब किस लिए वो क्रेडिट लेते हैं, वो यहाँ पे सारे टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं किस किस कारण से उनको पैसा लेना पड़ता है मनी लेंडर से या फिर बैंक से, ठीक है। Buying agricultural inputs like seeds, fertilizers, plant protection chemicals, feeds and fodder for cattle etc.
ठीक है। एग्रीकल्चरल इनपुट, जो भी इनपुट्स किसान लगाएगा उसको खरीदने के लिए उसको फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, क्रेडिट या लोन का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको वो खरीद के अपना प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स यानी कि जो पेस्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, वो सब लेता है, ठीक है। उसके बाद फीड एंड फॉडर लेता है कैटल्स वगैरह के लिए। मान लीजिए आप कोई भी लाइफ स्टॉक रख रहे हो तो उसका फीडिंग वाला सामान तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये सारे एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं जो कि फार्मर्स खरीदता है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अपना लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है, अपना लाइफ के लिए। Second is supporting their families in those years when the crops have not been good, ठीक है। वो उस समय अपने फैमिलीज को सपोर्ट कर सके जब उनके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब आपका मान लो किसान का फसल नहीं अच्छा हुआ, उस समय अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपना लाइफ जी सके, उस समय भी उनके लिए भी उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड वन इज buying additional land to make improvements on the existing land to clear old debt and purchase costly agriculture machinery, ठीक है। जो भी एडिशनल वो लैंड लेता है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब वो एडिशनल लैंड लेता है ताकि वो अपना ओल्ड लैंड को, ताकि उस समय उस जो एडिशनल लैंड वो लिया है उस पर प्रोडक्शन करके अपना जो उसका ओल्ड लैंड था उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है, ताकि जो भी उसका जो भी डेप्थ है यानी कि जो भी वो पैसा उसका बाकी है जो उधार होता है उसको वो चुका सके, ठीक है। एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह यूज़ कर सके, खरीद सके, इसके लिए भी वो फाइनेंस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग द फार्म एफिशिएंसी एज अगेंस्ट लिमिटिंग रिसोर्सेज, ताकि इसमें बोल रहा है कि वो अपना फार्म इफिशिएंसी यानी कि जितना उसका लैंड है उससे ज़्यादा वो इनपुट मतलब आउटपुट जनरेट कर सके, इसलिए भी वो लेता है। मान लो लिमिटिंग रिसोर्सेज उनके पास सीड है, फर्टाइजर है, ये सब लिमिटिंग रिसोर्सेज ही हैं, ठीक है। वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब लिमिटिंग रिसोर्सेज है, तो इनको अच्छे वे में यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके, इसलिए भी वो क्रेडिट लेता है, ठीक है। जैसे कि हायरिंग ऑफ इरिगेशन जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो हायर कर सके, ठीक है। वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस यानी कि जैसे मोटर वगैरह होता है वो सब लगा सके, लेबर मशीनरी, ये सारा जो है ये सब यूज़ करने के लिए भी वो क्रेडिट लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन दी वेरियस क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ से आपका क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का लेक्चर हम आज भी पढ़ेंगे और हम कल भी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा क्लासिफिकेशन है, तो हम आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में भी इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंट बेसिस है, बेस्ड ऑन टाइम है, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, डिफरेंट बेसिस पे क्रेडिट को क्लासीफाई किया गया है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 टाइप्स के क्रेडिट को क्लासिफिकेशन किया गया है टाइम के बेसिस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन टाइम। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रीपेमेंट पीरियड ऑफ द लोन। यहाँ पे टाइम के बेसिस पे, यानी कि मान लो फार्मर्स लोन ले रहा है तो वो कितने टाइम में उसको रीपे करेगा, ठीक है, कितने टाइम में वो रीपे करेगा, उसी टाइम के बेसिस पे यहाँ पे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है कि कम दिनों में ही फार्मर्स क्या कर रहा है, लोन को रीपे कर रहा है, यानी कि जो वह पैसा लिया था वो कुछ ही समय में लौटा देता है, उसी को हम शॉर्ट टर्म लोन करते हैं। वो पीरियड कितना है, तो 6 to 18 मंथ्स है, ठीक है। Short term loans are to be repaid within a period of 6 to 18 months। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पीरियड याद रखना है, मतलब ड्यूरेशन याद रखना है। ड्यूरेशन से ही हमारा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो जो आपका 6 to 18 मंथ्स में रीपे कर दे रहा है उसी को हम शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं। All crop loans are said to be short-term loans, but the length of the repayment period varies according to the duration of crop, ठीक है। जो भी आपका क्रॉप लोन, यानी कि आप क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो लोन लेते हो वो सारा लोन जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म लोन के अंडर आता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है कि इसका लेंथ ऑफ रिपेमेंट पीरियड जो है वो वेरी होगा क्रॉप्स के अकॉर्डिंग। जितना क्रॉप का ड्यूरेशन होगा, मतलब आपका क्रॉप लोन ले रहे हो तो मतलब आप एक सीजन का क्रॉप ग्रो कर लोगे,
क्रॉप ग्रो करने के बाद, मतलब क्रॉप का पीरियड ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप रीपे करोगे, उसी को हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो लेंथ होगा रिपेमेंट पीरियड का वो आपका वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप। The farmers require this type of credit to meet the expenses of the ongoing agricultural operation on the farm, like sowing, fertilizer application, plant protection measures, payment of wages to casual laborers। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप मतलब शॉर्ट टर्म लोन का जो आप मतलब लोन ले रहे हो, उससे क्या होगा कि फार्मर्स जो है वो आप अपना एग्रीकल्चरल वाला जो भी प्रोसेस है या जो भी आप ऑपरेशंस है उसके काम के लिए वो लेता है। जैसे कि आपको शोइंग करवाना है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करवाना है, आप जो भी लेबर लगा रहे हो उसका वेजेस दे रहा है, मतलब उनको पैसा देना है, या फिर आप कोई भी केमिकल्स वगैरह खरीद रहे हो उसका पैसा चाहिए, यानी कि कोई भी आप एग्रीकल्चरल रिलेटेड ऑपरेशन जो भी कर रहे हो उसके लिए आप क्रेडिट ले रहे हो यानी कि लोन ले रहे हो, तो वो सारा हमारा शॉर्ट टर्म लोन में आता है। ठीक है, द बोरोवर इज सपोज टू रिपे द लोन फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ द क्रॉप रेज। ठीक है, आप क्रॉप को उगा लिए हो, उसके बाद जो बोरोवर है यानी कि जो लोन लिया है वो क्या करेगा, उसको रीपे कर देगा। ठीक है, आपने प्रोडक्ट ग्रो कर लिया, उसका आउटपुट आपको मिल गया, आपने उसको सेल कर दिया मार्केट में, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप लोन को रीपे कर सकते हो। तो मेनली आपको शॉर्ट टर्म लोन में याद क्या रखना है, आपको ड्यूरेशन याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए हम लोन को ले रहे हैं। ठीक है, किस चीज के लिए ले रहे हैं, तो हम इसको क्रॉप लोन्स बोल सकते हैं, क्रॉप ग्रो करने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आपको शोइंग करवाना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, लेबर को वेजेस देना है, या फिर कोई भी केमिकल खरीदना है, उन सब के लिए शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। और इसको रीपे कब करेंगे, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट को सेल कर देते हो उसके बाद आप इसको रीपे कर दोगे। तो यही 3-4 पॉइंट जो है वो आपको सारे जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन क्या होगा, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन से थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का पीरियड मिलेगा। ठीक है, हियर द रीपेमेंट पीरियड वेरीज फ्रॉम 18 मंथ्स टू 5 ईयर, मतलब कि आपको 18 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक आपको रीपे करने का टाइम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, these loans are required by the farmers for bringing about some improvements on his farm by way of purchasing implements, electric motors, milch cattle, sheep, goat, etc. ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि 18 to 15 मंथ्स के लिए 18 मंथ्स टू 5 ईयर्स के लिए आपको दिया जाता है मीडियम टर्म लोन। किस लिए दिया जाता है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपका जो भी फार्म है उसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए दिया जाता है। जैसे कि आपको कोई इम्प्लीमेंट्स खरीदना है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह खरीदना है, कोई आपको लाइफ स्टॉक रखना है उसके लिए मिल सकता है, आपको कोई रिक्लेमेशन जो प्रैक्टिसेस होता है वो करना है उसके लिए मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको मीडियम टर्म लोन दिया जाता है जिसका ड्यूरेशन 18 मंथ्स टू 5 ईयर्स होता है। ठीक है, The relatively longer period of repayment of these loans is due to their partially liquidating nature. इसमें भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पीरियड मिल सकता है, वो सिर्फ इसलिए मिल सकता है क्योंकि आपको पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर, मान लो कि आप पहले ही उसको लिक्विडेट कर चुके हो। ठीक है, मान लो आपको लोन मिला, आप उसको काम के लिए किए हो, लेकिन उस काम को करने में आपको कोई बाधा आ रहा है। ठीक है, या फिर उस लोन को आप पहले ही पे कर दिए हो। ठीक है, मान लो आपने, जैसे इसका ड्यूरेशन 18 मंथ्स टू 5 ईयर्स है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने 4 मंथ्स में ही, चौथे मंथ में ही आपने क्या किया, आपने जो लोन लिया था उसको पे कर दिया। आपके पास पैसा है तो आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले ही पे कर दिया, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका रीपेमेंट पीरियड और नेक्स्ट टाइम से बढ़ा सकता है। तो ये वही यहाँ पे बोला है कि द रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ दीज लोन्स इज ड्यू टू दियर पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर। अगर पहले ही आप उसको लिक्विडेट कर चुके हो तो उस समय, उस केस में क्या हो सकता है कि आपको कुछ और टाइम दिया जा सकता है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि ये लंबे समय तक मिलेगा, मोर देन 20 ईयर्स तक ये मिलता है। ठीक है, दीज लोन्स फॉल ड्यू फॉर रीपेमेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम रेंजिंग फ्रॉम 5 ईयर्स टू मोर देन 20 ईयर्स, मतलब कि आपको 5 से लेके 20 साल तक मिल सकता है, 20 साल से ज्यादा भी मिल सकता है और इवन मोर। ठीक है, दीज लोन्स टुगेदर विथ मीडियम टर्म लोन्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट लोन और टर्म लोन्स। ठीक है,
मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट लोन बोलते हैं, या फिर इसको टर्म लोन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट लोन क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर कोई आपको मशीनरी वगैरह खरीदना है, तो ये आप क्या कर रहे हो, लंबे समय के लिए कर रहे हो, इसीलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट लोन या फिर टर्म लोन कहते हैं। आपको ये याद रखना है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को मिला के हम ये टर्म बोलते हैं, ठीक है। दीज लोन्स आर मीन्ट फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट लाइक लेवलिंग एंड रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, ठीक है। ये जो लोन है ये आपको परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए मिलता है। परमानेंट इंप्रूवमेंट जैसे कि आपको अपना भूमि सुधार करना है, रिक्लेमेशन करना है, तो ये क्या है, सॉइल को आप जब चेंज कर रहे हो या फिर उसको इम्प्रूव कर रहे हो तो ये परमानेंट है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो आपको परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए मिलता है, जैसे कि आपको पूरे लैंड को लेवल करना है, या फिर कोई रिक्लेमेशन करना है, या फिर आपको फार्म का कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनाना है, या फिर आपको ट्रैक्टर खरीदना है, ऑर्चार्ड बनाना है, तो इन सब के लिए हमारा मेनली लॉन्ग टर्म लोन यूज में आता है, ठीक है। सिंस these activities require large capital, a longer period is required to repay these loans due to their non-liquidating nature। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल का जरूरत पड़ रहा है। यहाँ पे आपको जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो, जिसके आपको रिक्लेमेशन ऑफ लैंड करना है या फिर बिल्डिंग वगैरह बनाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा कैपिटल होने की वजह से इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है, और ये हमारा नॉन लिक्विडेटिंग नेचर का भी है, क्योंकि मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको पहले ही इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसीलिए ये नॉन लिक्विडेटिंग नेचर होने के कारण इसमें क्या किया जाता है, लंबे समय का कैपिटल दिया जाता है, लंबे ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। आई होप जो हमारा फर्स्ट बेसिस था बेस्ड ऑन टाइम वो आपका क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है वो है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस। अब किस लिए लोन ले रहे हो, आपने लोन लेना था, जितने टाइम के लिए लेना था हमने ले लिया, ठीक है। अब आप लोन ले लिए हो तो आप उसका करोगे क्या, ठीक है, क्या क्या पर्पस हो सकता है। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा है, जैसे आपको मार्केटिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कंजप्शन, तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट टाइप्स है इसका, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन पर्पस क्रेडिट इज सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो इसमें हमारा 4 टाइप्स है, आपको याद रखना है। पहला जो आपने पढ़ा है बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टाइम, जिसका आपने 3 टाइप्स पढ़ा है, ठीक है, 3 टाइप्स पढ़ा है, इसमें हमारा 4 टाइप्स है, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन लोन। सबसे पहले आपको इसमें जो है लोन लेना है, पर्पस किस लिए ले रहे हो, तो आप प्रोडक्शन करने के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है। These loans refer to the credit given to the farmers for crop production and are intended to increase the production of crops, ठीक है। आपको यहाँ पे जो लोन मिल रहा है वो सीधे फार्मर्स को इसलिए मिल रहा है ताकि आप क्रॉप को प्रोड्यूस कर सको, और क्रॉप को प्रोड्यूस ही करना है, साथ ही साथ आपको उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन। इसको हम सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन भी कहते हैं, SAO, ठीक है, इसको SAO भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं, क्रॉप लोन्स भी कहते हैं। जैसे आपको प्रोडक्शन करने के लिए मिल रहा है, तो जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म लोन में पढ़ा था जिसको क्रॉप लोन के लिए दिया जाता है, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को ही ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम शॉर्ट टर्म लोन या फिर हम क्रॉप लोन भी कहेंगे। दीज लोन्स आर रीपेबल विद इन पीरियड ऑफ रेंजिंग फॉर 6 to 8 मंथ। जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन का पीरियड था वही हमारा इसका भी पीरियड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट लोन। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप कोई भी इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सीड, फर्टिलाइजर, कुछ भी खरीद रहे हो, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो उसके लिए जो लोन दिया जाता है डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट लोन्स। These are loans given for purchase of equipments, the productivity of which is distributed over more than 1 year. लोन गिवन फॉर ट्रैक्टर, पंप सेट, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, इन सब के लिए जो लोन दिया जाता है डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट लोन। आपको कोई इक्विपमेंट परचेज करना है या फिर आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ करना है, ठीक है, कुछ लेना है, ट्यूबवेल, पंप सेट हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज वाला जो भी सामान है वो आपको लेना है, तो इसमें जब आप लोन लोगे तो उसको हम इन्वेस्टमेंट लोन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग लोन। आपने प्रोडक्शन कर लिया, अब प्रोड्यूस को आपको मार्केट करना है,
तो प्रोड्यूस को आपको मार्केट करना है, तो उस समय जब आपको लोन चाहिए, जैसे कि आपको जो भी ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, जो भी आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम मार्केटिंग लोन का यूज़ करते हैं। These loans are meant to help the farmers to overcoming the distress sales and to market the produce in a better way। ठीक है, डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा टर्म है और बहुत जगह यूज भी होता है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। डिस्ट्रेस सेल का मतलब है कि आप मान लो फार्मर्स 10 kg गेहूं प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वीट, मान लो वो 10 kg वीट प्रोड्यूस किया है, तो मान लो उसको अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, फिर भी उसको अपना प्रोड्यूस को बेचना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। ठीक है, मान लो उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर भी उसको सामान अपना बेचना पड़ रहा है कम दामों में, तो उसको ही हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। स्ट्रेस आ रहा है ना, मतलब उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भी ये टर्म देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आपको अभी ही बता दिया है। तो मार्केटिंग लोन में ये लोन जो है वो हमारा फार्मर को हेल्प करने के लिए, या फिर उसका जो डिस्ट्रेस सेल हो रहा है, जो उसका लॉस हो रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए मार्केटिंग लोन मेनली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एंड टू मार्केट द प्रोड्यूस इन अ बेटर वे, उनका डिस्ट्रेस सेल कम करना है, फार्मर्स को हेल्प करना है, साथ ही साथ जो उनका प्रोड्यूस है उनको अच्छे से मार्केट में बेचना है। ठीक है, इसके लिए मार्केटिंग लोन प्रोवाइड किया जाता है टू द फार्मर्स। रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कमर्शियल बैंक्स बेस्ड ऑन द वेयरहाउस रिसिप्ट आर लेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग लोन बाय एडवांसिंग 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। रेगुलेटेड मार्केट और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होता है मार्केट में, तो रेगुलेटेड मार्केट और जो कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये सब क्या करते हैं कि फार्मर्स का जो भी प्रोड्यूस है वो अपना वेयर हाउस में वो रखवा देते हैं। ठीक है, और जिसका 75% जो वैल्यू होता है प्रोड्यूस का, वो क्या किया जाता है, वो लेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग लोन बाय एडवांसिंग 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब 75% जो हमारा होता है वैल्यू, प्रोड्यूस का जो वैल्यू होता है, वो आपका फार्मर्स को दिया जाता है। मतलब एक तरीके से है कि फार्मर्स का जो भी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या करेगी, वो हमारा रेगुलेटेड मार्केट यानी या फिर कमर्शियल बैंक जो है वो खरीद लेगी, अपने वेयर हाउस में रखेगी, और 75% जो वैल्यू होगा प्रोड्यूस का, वो फार्मर्स को दे देगी। ठीक है, दीज लोन्स हेल्प द फार्मर टू क्लियर ऑफ दियर डेब्ट एंड डिस्पोज द प्रोड्यूस एट रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसान को एक अच्छे प्राइस पे भी उनका जो प्रोड्यूस होता है वो बिक जाता है, और जो भी उनका जो कर्ज वगैरह होता है, या फिर जो भी उनका लोन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जो चुकाना होता है, वो आसानी से चुका सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एमएसपी आपने सुना होगा, एमएसपी पे जो गवर्नमेंट जो लाती है एमएसपी, उस पे जो उसका जो किसान का प्रोड्यूस जो सेल होता है, तो इससे उनको क्या होता है, उनको अच्छे दामों पे उनका सामान जो है वो बिक जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केटिंग लोन। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारा है कंजप्शन लोन, यानी कि खाने के लिए। ठीक है, उनके खुद के खाने के लिए जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन लोन। Any loan advanced for some purpose other than production is broadly categorized as consumption loan। मतलब कि प्रोडक्शन करने के अलावा जो लोन दिया जा रहा है उसी को हम कंजप्शन लोन कह रहे हैं। ठीक है, These loans seem to be unproductive but indirectly assist in more productive use of the crop loans। यहाँ पे देखो, ये जो लोन दिया जा रहा है वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब कि फार्मर्स जो है ये लोन लेके कोई क्रॉप को तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना घर चला रहा है, खुद के खाने के लिए, अपनी फैमिलीज के खाने के लिए अरेंज कर पा रहा है। ठीक है, मान लो कि किसी किसान का, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लो उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है। ठीक है, मान लो उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो क्रॉप फेलियर हो जाता है, उससे क्या होता है, किसान को खाने के लिए भी नहीं मिल पाता है, तो उस समय ये लोन काम आता है। उस समय किसान क्या करता है, ये लोन लेता है और अपने घर को अपने चलाता है। ठीक है, उसके लिए ये लोन दिया जाता है। तो ये लोन जो है वो अनप्रोडक्टिव माना जाएगा, लेकिन ये इनडायरेक्टली प्रोडक्टिव ही है। मान लो किसान रहेगा तभी तो वो खेती कर पाएगा ना आगे, तो इसलिए ये इनडायरेक्टली प्रोडक्टिव ही माना जाता है। विदाउट डाइवर्टिंग देन टू अदर पर्पसेस, कंजप्शन लोन आर नॉट वेरी वाइडली एडवांस्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द एरियाज विच आर हिट बाय नेचुरल क्लेमिटीज। जहाँ पे नेचुरल क्लेमिटीज आते हैं, जैसे कि मान लो फ्लड आ गया, या फिर किसी तरीके से आपका
फसल जो होता है किसान का वो बर्बाद हो जाता है, तो उस समय ये कंजप्शन लोन दिया जाता है, ठीक है। और ये उन्हीं एरिया में दिया जाता है जहाँ पे आपका नेचुरल क्लैमिटीज हुआ है, कोई भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, जहाँ पे हुआ होगा उन्हीं को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। These loans are extended based on group guarantee basis with a maximum of 3 members, ठीक है। ये लोन जो है वो तब दिया जाएगा अगर आपके पास गारंटी है, मतलब मैक्सिमम 3 लोग होना चाहिए, 3 लोग होंगे गारंटर के तौर पे, तभी ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। The loan is to be repaid within 5 crop season और 2.5 years whenever is less, ठीक है। ये लोन जो है वो आप 5 क्रॉप सीजन्स में, यानी कि आपका अगर 6 महीने का क्रॉप है तो आप 30 मंथ्स यानी कि 2.5 ईयर्स में रीपे कर सकते हो इसको। द ब्रांच मैनेजर इज वेस्टेड विद द डिस्क्रिएशनरी पावर ऑफ सैंक्शनिंग दीज लोन अप टू ₹5,000 इन ईच इंडिविजुअल केस, यानी कि जो ब्रांच मैनेजर होता है उसको ये पावर होता है कि वो 5,000 ईच इंडिविजुअल, यानी कि एक लोग को 5,000 तक देने का है इसमें, ठीक है। मतलब कि आप जो भी कंजप्शन लोन ले रहे हो उसमें आपको 5,000 देने के लिए ही, मतलब जो ब्रांच मैनेजर होता है वो मैक्सिमम 5,000 ही दे सकता है एक लोगों को, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 11%, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 11% इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना होगा। द स्कीम में बी एक्सटेंडेड टू, ये स्कीम जो दिया जा रहा है वो आपका मतलब कंडीशन पे दिया जा रहा है, वो कंडीशन ये है IRDP बेनिफिशियरीज होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होने चाहिए जिनके पास लैंड आपका 1 to 2 हेक्टेयर है, यानी लेस देन 1 हेक्टेयर या फिर 1 to 2 हेक्टेयर तक लैंड होने चाहिए, उन्हीं फार्मर्स को मिलेगा, ठीक है। लैंडलेस एग्री लेबरर्स मिलेगा, यानी कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं जो कि लीज पे काम करते हैं, ठीक है, उनको भी ये स्कीम्स मिलेगा। रूरल आर्टिशंस होने चाहिए, गांव के लोग होने चाहिए, उनको ये स्कीम मिलेगा। अदर पीपल विथ वेरी स्मॉल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सच एज कारपेंटर, बार्बर, वॉशरमैन एक्सेट्रा, यानी कि जिनका इनकम भी बहुत कम है उन पीपल को भी ये स्कीम का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या लगा दिया है, सबसे पहले तो 5,000 मिलेगा ईच इंडिविजुअल को, ठीक है। आपका 5 क्रॉप सीजन या फिर 2.5 ईयर्स में आपको रीपे करना पड़ेगा विथ 11% इंटरेस्ट। और ये सारे कंडीशन है, 5 कंडीशन है। IRDP बेनिफिशियरी होने चाहिए आप, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होने चाहिए, लैंडलेस होने चाहिए, यानी कि आपके पास लैंड नहीं होने चाहिए, गांव के होने चाहिए, और जो भी आपका इनकम बहुत कम है जैसे कि कारपेंटर, बार्बर, वॉशरमैन वगैरह हो गए, तो इन सब को ये लोन का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा क्रेडिट का हमने पढ़ा मीनिंग, डेफिनेशन भी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्रेडिट नीड्स भी पढ़ा है हमने इन एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा बेस्ड ऑन टाइम और बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। इतना टॉपिक हमने आज कवर किया है, बाकी का जो क्लासिफिकेशन है वो कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज लेक्चर 2 था। आई होप आपको एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 के साथ। थैंक यू सो मच।